बस तेवढंच बोलता येते तुम्हाला, काय नाही. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. सो नाउ हीट इंजन के बारे में अभी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट इंजन. उसके बाद में हमको रेफ्रिजरेटर के बारे में जानना है. रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में दिया हुआ है. और उसके बाद में हमें जानना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. और उसके बाद डिफरेंट साइकिल्स जिसपे ये वर्क होता है, ठीक है. तो हमें यहाँ हीट इंजन कहा गया. अब इंजन ये वर्ड कॉमनली नोन है, ठीक है. अब ये हीट इंजन क्या होता है ये ध्यान में रख. जो डिवाइस या जो इंस्ट्रूमेंट कह लो वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी. हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी. ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हीट इंजन. क्लियर हो गया, ठीक है. सो हम ये कहेंगे these are the devices that converts heat energy into mechanical energy, ठीक है. ऐसा कोई भी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम हीट इंजन कहते हैं, ठीक है. अब यहां पर जो है हमें ये दिया हुआ है कि हीट इंजन में वर्क होने के लिए कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का यूज होता है. Which thermodynamic process is used in heat engine to perform a work, ठीक है. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हीट इंजन वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेस. हीट इंजन वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेस. Yesterday we had taken cyclic, ठीक है. तो हीट इंजन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे बेस्ड है, साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. अब हमें यहाँ पर जो है इसके बारे में ये जानना है कि हीट इंजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी पार्ट्स है, एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हम पहचान सकेंगे कि दिस इज ए हीट इंजन. समझ में आया क्या, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हीट इंजन है, ठीक है. तो हीट इंजन में सबसे पहले क्या होता है ये ध्यान में रखना है आपको. तो पहले तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं, डिवाइसेस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. पहला पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस is used to perform work, ठीक है. हीट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस हम यूज करते हैं ताकि वर्क डन हो, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है. इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमको दिया हुआ है पहला एलिमेंट वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस. अब हीट इंजन में एक सबसे पहला होता है वर्किंग सब्सटेंस. तो वर्किंग सब्सटेंस जनरली क्या रहेगा ये अभी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है. वर्किंग सब्सटेंस वो मीडियम होता है जिसकी वजह से हीट प्रोवाइड होगी. समझ में आया क्या, जैसे हमारा व्हीकल चलाने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है, वर्किंग सब्सटेंस, पेट्रोल या डीजल. तो वो उसके लिए क्या हुआ,
हमारे व्हीकल के लिए वर्किंग सब्सटेंस अगर ये वर्किंग सब्सटेंस नहीं है तो आपका हीट प्रोवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सो नाउ ये ध्यान में रखना है, वर्किंग सब्सटेंस इट इज द सिस्टम, इट इज कॉल्ड द सिस्टम। आइडियल हीट इंजन रहेगा तो आइडियल गैस जो है वो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। अगर आइडियल हीट इंजन है तो आइडियल गैस क्या रहेगा? वर्किंग सब्सटेंस रहेगा। बट आइडियल केस प्रैक्टिकली होती है क्या? नहीं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिकल हीट इंजन जो होता है उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है? वहां पे वर्किंग सब्सटेंस रहता है मिक्सचर ऑफ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल कौन से फॉर्म में? वेपराइज फॉर्म में, क्योंकि वो बर्न होता है इंजन के सिलेंडर में, ठीक है। तो फ्यूल के वेपर्स और एयर, नीचे से एक एयर पाइप होता है जो इंजन के अंदर जाता है, सीधा इंजन के अंदर एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम प्रैक्टिकल हीट इंजन में क्या करते हैं? यूज करते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? तो ये ध्यान में रखना है, आइडियल हीट इंजन में क्या है? आइडियल गैस इज द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। बट प्रैक्टिकल हीट इंजन में क्या है? वर्किंग सब्सटेंस क्या है? मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और अगर आप स्टीम इंजन लेते हैं तो स्टीम इंजन में स्टीम जो होगा वो वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, भाप। सो नाउ ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस का काम होता है हीट को एब्सॉर्ब करना। वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या होता है? हीट को एब्सॉर्ब करना, ठीक है। और उसके बाद में वर्क करना, जो हीट उसने एब्सॉर्ब की उससे क्या करना? वर्क करना। अपने व्हीकल में स्पार्क प्लग लगा रहता है, आपको पता है। जब भी आप क्या करते हैं? सेल्फ लगाते हैं। सेल्फ लगाने से क्या होता है? करंट पास होता है बैटरी में से, वो करंट कहाँ जाता है? सीधा स्पार्क प्लग में, ठीक है। वो करंट स्पार्क प्लग में जाता है। स्पार्क प्लग कहाँ कनेक्ट होता है बेटा, बताइए जरा? सिलेंडर में, इंजन जहां पे होता है वहां पे लगा रहता है स्पार्क प्लग। ये करंट वहां पे पहुंचता है स्पार्क प्लग में, वहां पे स्पार्क प्लग क्या करता है? चिंगारी निकालता है, ठीक है, जब उसमें करंट पास होता है, ठीक है। और ये जो स्पार्क निकलता है, ये स्पार्क से पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो क्या होने लगता है? बर्न होने, क्या होने लगता है? मतलब बर्न क्या हो रहा है? वर्किंग सब्सटेंस। अब वो बर्न होने के बाद में क्या होगा? क्या हीट हो रहा है ना, वो पेट्रोल जल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वहां पे हीट गेन हो रही है। मतलब हीट कौन गेन करेगा? पेट्रोल या डीजल। समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? तो आपको यही कहा गया, वर्किंग सब्सटेंस का काम है हीट को एब्सॉर्ब करना, उसके बाद में वर्क करना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये पहला पार्ट है। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस ये सिस्टम होता है, इट इज ए सिस्टम ऑफ हीट इंजन, ठीक है। यहां पर आइडियल गैस इज इन आइडियल हीट इंजन, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर इन प्रैक्टिकल हीट इंजन, ठीक है। अब उसके बाद में इसका काम क्या है? इट एब्सॉर्ब हीट, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस हीट को एब्सॉर्ब करता है, कहां से? फ्रॉम ए रिजर्वायर, जहां पे हीट प्रोड्यूस होगी वहां से वो हीट, रिजर्वायर यानी सोर्स, जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? हीट एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड दस
ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट, ठीक है, ये आपका पहला एलिमेंट है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम आपको पता नहीं मालूम, ठीक है, जब हम उसके वर्किंग देखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम वहां पर जानेंगे। एनर्जी फ्लो डायग्राम हम देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट होता है, ठीक है। हीट इंजन के एक तरफ हॉट रिजर्वायर होता है और हीट इंजन के एक तरफ कोल्ड रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो ये हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के बारे में अभी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है। तो हॉट रिजर्वायर जो होता है, ठीक है, ये क्या रहता है, ये सोर्स होता है किसका, हीट का। हॉट रिजर्वायर किसका सोर्स है, हीट का। यानी हीट इंजन में ऐसा कंपार्टमेंट, ऐसा स्पेस जहां पर क्या है, हीट है, ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट को क्या कहेंगे हम उसको, हीट रिजर्वायर, हम उसको कहेंगे हीट रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर कहेंगे। तो हॉट रिजर्वायर इज द सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। अब वो हॉट रिजर्वायर है, वो हीट का सोर्स है, तो बताइए उसका टेम्परेचर कम होगा क्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा। हायर टेम्परेचर, ठीक है। और उसका काम क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू ए वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और इसीलिए हम हॉट रिजर्वायर को सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, सोर्स, क्योंकि वो हीट, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, हम इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, हॉट रिजर्वायर, ठीक है। अब कोल्ड रिजर्वायर क्या काम करता है, कोल्ड रिजर्वायर, हॉट में हीट है तो कोल्ड है, मतलब वहां पे क्या होगा, वाटर नहीं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा नहीं। ध्यान में रखना है कि जो हीट अनयूज्ड है, समझ में आया क्या, जो हीट से इंजन ने वर्क परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, जो हीट अनयूज्ड है, वो हीट जो है जिस कंपार्टमेंट में, जिस पार्ट में क्या होगी, एब्सॉर्ब हो। समझ में आया मैंने क्या कहा, जो हीट क्या हुई, अनयूज्ड रही, मतलब उससे वर्क डन नहीं हुआ है, तो ऐसी जो हीट है उसका परसेंटेज ज्यादा रहता है। जो हीट अनयूज रहती है वो हीट सीधी एक कंपार्टमेंट में चली जाती है, हम उसको कहते हैं कोल्ड रिजर्व। दैट मीन्स हीट इज रिजेक्टेड, वहां पे हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड इन वर्क डन बाय द हीट इंजन, इसीलिए वो हीट लार्ज अमाउंट में होती है जो एक तरफ क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। और वही होता है आपका क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर, जिसको हम सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, सिंक का यानी कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है हम उसको TC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और जो हॉट रिजर्वायर होता है यानी सोर्स, उसका टेम्परेचर हम TH लिखते हैं। ध्यान में रहेगा आपको, क्लियर हो गया। सो नाउ हमें ये हॉट और कोल्ड रिजर्वायर समझ में आ गया। हॉट रिजर्वायर हीट का सोर्स है जो हीट डिलीवर करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इसीलिए हम उसको सोर्स कहते हैं। कोल्ड रिजर्वायर ऐसा कंपार्टमेंट है जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो क्या होती है, एब्सॉर्ब, ठीक है, एट टेम्परेचर T6, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सिंक। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सिलेंडर, ठीक है, तीसरा पार्ट है सिलेंडर। अब सिलेंडर मतलब गैस का सिलेंडर वैसा इमेजिन नहीं करना, ठीक है, इंजन के अंदर जो स्पेस होता है हम उसको क्या कहते हैं, सिलेंडर। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है
एक अगर हम इंजीनियरिंग वर्ड अगर यूज करें तो हमारे गाड़ी का जो हमारे व्हीकल का जो इंजन होता है उसमें सीसी लिखा रहता है। सीसी लिखा रहता है ना, 99 सीसी, 100 सीसी, 120 सीसी, 135 सीसी। तो ये जो रहता है ना, ये आपके सिलेंडर का क्या रहता है, एरिया वहां पे, मतलब उसका स्पेस वहां पे बताया जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम सीसी कहते हैं। तो वो क्या बताता है, आप कहेंगे सिलेंडर का सीसी यानी क्या है, उसका स्पेस है वो, ठीक है, उसका स्पेस, किसके अंदर का, सिलेंडर के अंदर का स्पेस, समझे जगह। तो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होगा, स्पेस बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, सिलेंडर यानी एम्प्टी स्पेस, जहां पे जो स्पेस किसमें अवेलेबल है, इंजन के अंदर, हीट इंजन के अंदर जो अवेलेबल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जनरली the working substance is enclosed in a cylinder with a moving frictionless piston। कभी भी अगर आपको इंजन खुला हुआ देखना है, किसी गैरेज में चले जाइए, वहां पे इंजन खुला हुआ दिखेगा, आपको एक ऐसा लीवर दिखेगा, ठीक है, ऐसा सर्कुलर सिलेंडर के समान, जो आपको कई बार इंजन ऑयल की एड में, टीवी में दिखाते, एक पिस्टन जो है ऐसा अप एंड डाउन करते रहता है इंजन ऑयल डालने के बाद में, तो वो पिस्टन होता है। तो सिलेंडर के अंदर जो मूवेबल पार्ट है वो कौन सा है, पिस्टन है, और उसके सराउंडिंग में क्या रहता है, आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो जनरली वर्किंग सब्सटेंस एनक्लोज इन ए सिलेंडर विथ फ्यूल के साथ में, सिलेंडर में क्या रहता है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है, ठीक है। अब तो यहां पर जो है, the working substance does some work by displacing piston in the cylinder, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस जो है वर्क कर रहा है, कैसे पता चलेगा, जब पिस्टन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वो एक जगह पे जैसे ही आपकी गाड़ी चलने लगती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपका पिस्टन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस। तो वर्किंग सब्सटेंस पिस्टन को डिस्प्लेस करता है, पिस्टन मूव होता है, तो पिस्टन का जो एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी, वो आपके चेन को जोड़ा जाता है, ठीक है। मैं उसका इंजीनियरिंग वर्ड आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके चेन को जो इंजन के साथ ही जुड़ा रहता है, व्हील्स रहते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर आपकी चेन घूमते रहती है, तो वो पावर जो पिस्टन का मूवमेंट का है, वो पावर बाहर बाय दिस चेन अरेंजमेंट बाहर निकाला जाता है, वो आपके व्हील को ट्रांसफर होता है बैक व्हील, ठीक है। और बैक व्हील जो है मूव होने लगता है, उसके फ्रंट व्हील भी मूव होता है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, मतलब वर्किंग सब्सटेंस किस पे ये करता है, वर्क करता है, पिस्टन ऑफ द सिलेंडर। जब पिस्टन, मतलब ही वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क डन किया, ठीक है। और यही आपको दिया हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द एनवायरनमेंट यूजिंग सम अरेंजमेंट as such as a crankshaft which transfer mechanical energy to the wheels of the vehicle, ठीक है। अब तो ये ध्यान में रखना है, इंजन से जो आपका जो स्प्रिंग का अरेंजमेंट रहता है, सामने की तरफ एक छोटा सा व्हील होता है, ठीक है, जिसके ऊपर चेन रहता है, और पीछे में बड़ा व्हील होता है, ठीक है। बड़े व्हील के पास में बड़ा चेन के ऊपर का बिग व्हील होता है, जिस पर ये पूरा चेन माउंट रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक रॉड अंदर से बाहर आती है जो डायरेक्ट पिस्टन को कनेक्ट होती है, ठीक है। और जब पिस्टन मूव होता है, तो ये जो रॉड है ये रोटेट होने लगती है, सर्कुलरली ये रोटेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो व्हील है जिस पर आपका चेन माउंट है, ठीक है, वो क्या होने लगता है, रोल होने लगता है, घूमने लगता है उसकी, ठीक है। तो और फिर आपका व्हीकल मूव होता है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक शाफ्ट यानी एक रॉड
एक रॉड निकलता है पिस्टन को कनेक्टेड रॉड, जो उसको मूव कराते रहता है। पिस्टन जब मूव होता है, जितने बार मूव होगा, जितने फास्टली मूव होगा, उतने फास्टली वो जो शाफ्ट है वो क्या होते रहेगा, मूव होगा सर्कुलरली, और उसको कनेक्टेड आपका चेन जो है वो फास्टली मूव। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के बारे में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हॉट रिजर्वायर के बारे में यहाँ पर लिखेंगे रिजर्वायर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा रिजर्वायर, ये बताइए। हॉट रिजर्वायर के बारे में क्या होता है? ये हीट का, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होता है, कैपेबल ऑफ providing large amount of heat at constant temperature, और हम इसको कहते हैं सोर्स, called as सोर्स। हम इसको सोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में कोल्ड रिजर्वायर के बारे में जानेंगे। तो कोल्ड रिजर्वायर में हम क्या देखेंगे? कोल्ड रिजर्वायर में, ठीक है, दिस कंपार्टमेंट इट एब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये लार्ज अमाउंट में हीट को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। बट ये हीट कहां से एब्सॉर्ब करता है? फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज सिंक। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर TC लिखते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर TH लिखते हैं, ध्यान में रखना है आप। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है सिलेंडर। ठीक है, अब ये सिलेंडर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वर्किंग सब्सटेंस जो होता है, पेट्रोल, डीजल, जो कुछ भी, इज एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर with movable frictionless piston। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है, साथ साथ में उसमें एक पिस्टन होता है जो मूव करता है और फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस डज वर्क। हम ऐसा कहेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क किया। वर्किंग सब्सटेंस does some work। ठीक है, उसने कुछ वर्क किया। ऐसा हम कहेंगे, कब कहेंगे ऐसा? when it displacing the piston in the cylinder। when it is displacing the piston in the cylinder। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, जो उसका सराउंडिंग है वहां पर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग सम अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, these are the elements। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स है। तो तीन प्रकार के एलिमेंट्स है। पहला है आपका वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, और तीसरा क्या है आपका सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि classify the heat engine on the basis of absorption of heat। हीट एब्जॉर्प्शन के तरीके से आप हीट इंजन के क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है, हीट इंजन आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी।
ठीक है। हीट इंजन का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। पहला क्या होता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। और ये पहचानना बड़ा सिंपल है, ठीक है। एक दुनिया में दो ही प्रकार के इंजन है, ध्यान में रखना है, तीसरा कोई इंजन नहीं है, ठीक है। मतलब आप साइज के अकॉर्डिंगली वेरिएशन नहीं करते इंजन में, हीट इंजन, ठीक है। अब फ्यूल कहाँ जलता है उसके अकॉर्डिंगली हमने वेरिएशन रखे, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, यानी जो फ्यूल होता है, इज बर्न आउटसाइड द सिलेंडर। समझा क्या मैंने क्या कहा? वर्किंग सब्सटेंस यानी जो फ्यूल है वो कहां पे बर्न होता है? आउटसाइड द सिलेंडर। हमने तो क्या लिखा है हीट इंजन में? वर्किंग सब्सटेंस कहां होता है? एनक्लोज इन ए सिलेंडर। अभी मैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या कह रहा हूं? वर्किंग सब्सटेंस कहां है? आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड। तब इंजन कहीं और है और वर्किंग सब्सटेंस कहीं और है। क्लियर हो गया? और ऐसा दुनिया में एक ही इंजन है, स्टीम इंजन। समझ में आया क्या? एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन सा है? स्टीम इंजन। क्लियर हो गया? जिसमें कोयला जो होता है, कोल, वो कहीं और जलता है, स्टीम कहीं और पहुंचता है। क्लियर हो गया? तो वर्किंग सब्सटेंस जो है, फ्यूल जो है, कहीं और बर्न हो रहा है, ठीक है, और स्टीम सिलेंडर में पहुंचती है और उसके बाद में वहां पर मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस बर्न अगर हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। क्या कहते हैं हम उसको? ध्यान में रहेगा आपको। तो इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हमेशा सिलेंडर के अंदर ही बर्न होगा। क्लियर हो गया? तो दुनिया में जितने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन है, उन सब में इंजन के सिलेंडर में ही वर्किंग सब्सटेंस बर्न होता है, ठीक है। तो ऑल पेट्रोल एंड डीजल इंजन जो है वो कौन से इंजन है? इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। इसको शॉर्ट में आईसी इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। और आईसी इंजन। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट है आईसी इंजन, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ इंजन की हर चीजें थ्योरेटिकली पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो आईसी इंजन दुनिया में जितने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन है, दे आर ऑल आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। फ्यूल इज बर्न इनसाइड द सिलेंडर। क्लियर हो गया? समझ में आया? नाउ अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, 3 बेसिक स्टेप्स बताइए जो हीट इंजन फॉलो करता है। 3 बेसिक स्टेप्स क्या है जो हीट इंजन फॉलो करता है? पहला, सबसे पहला स्टेप क्या है? ये यहीं पे लिखा हुआ है आपका सभी कुछ। पहला स्टेप क्या है? वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब एट हायर टेम्परेचर हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट होती है क्या वर्क में? No, sir. नो सर। पार्ट ऑफ द हीट, मतलब जो हीट हमने वर्किंग सब्सटेंस ने गेन करी, वो हीट में से कुछ हीट का क्या होगा? वर्क होगा। Part of the heat absorbed by the working substance is converted into work. मतलब कुछ हीट का वर्क होगा। फिर रिमेनिंग हीट कहाँ गई? कोल्ड रिजर्वायर में। कोल्ड रिजर्वॉयर। Remaining heat is transferred to cold reservoir at low temperature. ठीक है? तो 3 बेसिक स्टेप आपको समझ में आया। पहला, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब
हायर टेम्परेचर पे, फिर उसमें से जो हीट उसने एब्जॉर्ब की, उसमें से कुछ हीट जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, वर्क डन के लिए, और Work. रिमेनिंग जो है वो कहा जाएगी कोल्ड Cold reservoir. लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये ऐसा जब 3 बेसिक स्टेप कंप्लीट होते हैं तो हम इसको कहते हैं वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, ऑपरेशनल साइकिल। ऑपरेशन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपने कि जैसे हम कहते हैं ना 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, ऐसा हम कहते हैं ना। पहले 2 स्ट्रोक इंजन होता था, जैसे आपके स्कूटर्स पुराने जमाने के, ठीक है। अब सुजुकी की जितनी मोटर बाइक्स होती थी 2 स्ट्रोक होती थी, ठीक है। अभी सारे के सारे इंजन क्या रहते हैं, 4 स्ट्रोक, ठीक है। चाहे स्कूटर भी रहेगा तो 4 स्ट्रोक होता है। तो 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, 4 स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि ये जो एक साइकिल है, ये जो एक साइकिल मैंने अभी जो गिनाया, ये एक कंप्लीट साइकिल जो है 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, 4 स्ट्रोक। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा, समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर एक साइकिल, ये पहले हीट एब्जॉर्ब करना, उसमें से कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना, कुछ बाकी बची हुई हीट को कोल्ड रिजर्वायर में भेजना, ये एक जो कंप्लीट साइकिल है, अगर ये 4 डिफरेंट स्टेप्स में होता है सिलेंडर के अंदर, तो हम उस सिलेंडर को क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक सिलेंडर। और यही वन साइकिल अगर 2 स्ट्रोक में अगर कंप्लीट होता है, यानी 2 स्टेप में अगर ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो हम उस सिलेंडर को क्या कहते हैं, 2 स्ट्रोक, मतलब 2 स्ट्रोक सिलेंडर है, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन। क्लियर हो गया क्या बेटा, समझ में आया क्या, वो स्ट्रोक आपका पार्ट नहीं है, Yes, इसलिए मैं, sir. ठीक है। डिटेल में वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। एक एक चीजें आपको पिस्टन की मूवमेंट से लेके वो दी हुई है, ठीक है। बट हमें वो नहीं जानना है डिटेल में, मैंने जितना बताया उतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो 3 बेसिक स्टेप्स बताइए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, वर्किंग Heat absorb. करेगा एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा स्टेप है पार्ट ऑफ द हीट absorbed by working substance converted into work, and the remaining heat Work. transferred to the cold reservoir at lower temperature. Cold reservoir. One cycle. क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम दिया, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। अब ये एनर्जी फ्लो डायग्राम अभी हमें यहाँ पर, दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हीट इंजन प्रैक्टिकली दिखने में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए है कि ऐसा है,
समझ में आया क्या? हम उसको कहते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो डायग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पर वो डायग्राम अभी हमको देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप एक सर्कल निकालो। ठीक है, सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज योर इंजन। इंजन का मतलब हीट इंजन है, क्लियर हो गया? उसके बाद में यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ऐसे इसके दो अपवर्ड लाइंस यहाँ पर निकाली। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसा एक कंपार्टमेंट यहाँ पर निकालें लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट आपने यहाँ पर शो किया इसको आप शेडेड करिए। ये आपका कंपार्टमेंट क्या है? हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH। ठीक है, ये ऊपर का जितना ये वाला स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इतना स्पेस, यानी ये आपका क्या है? हॉट रिजर्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में यहाँ पर जो है हॉट रिजर्वायर से हीट आई, इंजन के अंदर आई हीट, बराबर है? उससे क्या होगा? पहले वर्क होगा कि नहीं? ठीक है, तो वो वर्क जो है वो दिखाना है। ठीक है, तो गिव्स के लिए हम एरो दिखाते हैं, पता है ना सबको? कोई भी चीज डिलीवर्ड हो रही है तो हम क्या दिखाते हैं? एरो दिखाते हैं ना। तो यहाँ हम Yes, एरो sir. लाइक दिस। ठीक है, ऐसा बाहर की तरफ हमने एक एरो दिखाया। ये बाहर की तरफ जो एरो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर्क। ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल W। ठीक है, और ये वर्क डन हुआ, कुछ हीट का वर्क डन हुआ, तो बची हुई हीट कहाँ गई? Cold Cold reservoir. वो भी Cold आपका reservoir. यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना है, ये आपका कोल्ड रिजर्वायर है करके ऐसे आपको दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, नीचे में ये जो है ये है आपका कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर यहाँ पर दिखा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, कैसा एरो शो किया है। ठीक है, यहाँ पर इनपुट है हीट, ये वाला हीट इनपुट होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ से हीट अंदर आ रही ना इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हीट इनपुट है, तो हीट के लिए आप लिखेंगे Q, और ये हीट का इनपुट है यानी हॉट रिजर्वायर से हीट आ रही है, क्या लिखेंगे? QH। रिजॉइन करा था। क्या रहेगी? इनपुट, और यहाँ से इंजन से बाहर की तरफ हीट जा रही है यानी हीट रिजेक्ट हुई, तो ये आपका आउटपुट हीट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आउटपुट हीट है तो यहाँ पर रहेगा, जो नीचे कोल्ड रिजर्वायर में जा रहा है। आप चाहे तो ऐसे एरो दिखा सकते हो, ये आपका हीट रहेगा QC। ठीक है, तो इनपुट हीट क्या है? QH, और जो हीट रिजेक्ट हुई वो क्या है? आपका QC। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे बेटा? QH Include. minus QC. नहीं, पहले माइनस नहीं लिखेंगे बेटा, पहले जनरल लिखेंगे QC। QH और QC दोनों को मिला दो तो आपका वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू है QH का ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बट बची हुई जो ये हीट है ये अनयूज रही है, रिजेक्ट हुई, यानी ये लॉस में गया कि नहीं? ये हीट लॉस में गया ना, क्योंकि ये कोल्ड रिजर्वायर में गया, हीट अनयूज्ड है, वर्क डन नहीं हुआ, इसीलिए आप इसको लिखेंगे
माइनस मॉड ऑफ क्यूसी, यानी कुछ हीट यूज हुई माइनस बाकी की बची हुई हीट जो है वो क्या हो गई, लॉस हो गई। एंड कोल्ड दिस इज रिजर्व। ये आपका वर्क है, ठीक है, QH माइनस QC इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, हीट के फॉर्म में ये आपका वर्क डन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि QH का वैल्यू, QH यानी हीट इनपुट, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और QC यानी हीट रिजेक्टेड ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि उससे कोई भी वर्क डन नहीं है, क्या रहेगा, रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट हुआ मतलब लॉस हुआ, लॉस को हम हमेशा नेगेटिव में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो QH हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर हम मॉड ऑफ QC लिखते हैं, मॉड यानी मैग्नीट्यूड ना बेटा, तो मॉड ऑफ QC लिखा मतलब क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, ये क्या है आपका QC यानी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर को जो है, और ये मॉड ऑफ QH यानी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू हीट इंजन, ये हीट इंजन को दिया हुआ हीट, ठीक है ना, ये QH जो है इनपुट वाली। क्लियर हो गया आपको? यही आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ स्कीमेटिक डायग्राम, ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन। क्लियर हो गया क्या बेटा? इसी के बारे में यस सर। यहाँ लिखा है, ये बनाया है, इसी का एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें मैंने उसमें से बता दी। अब इसके बाद यहां पर जो है, इसके बाद में यहां पर जो है, हीट इंजन का एफिशिएंसी जो है ये अभी हमें निकालना, ठीक है। किसी भी चीज का एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो कितने अच्छे से काम कर सकता है, वो परसेंटेज में ड्रॉ करना मतलब उसका क्या होता है, एफिशिएंसी, ठीक है। आपका आउटपुट कितना था और आपने इनपुट में क्या दिया था, जनरल क्या होता है, एफिशिएंसी यानी क्या होता है, ध्यान में रखना है बेटा, जितना आपका आउटपुट है और जितना आपने इनपुट दिया था, इन दोनों का जो रेशियो बनता है दैट इज योर एफिशिएंसी। क्लियर हो गया क्या? इन जनरल एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर हो गया? अब हम इसका एफिशिएंसी देख रहे हैं हीट इंजन का, ठीक है, तो ये भी रेशियो है, रेशियो। अब ये किसका रेशियो है, ये भी आपको देखना है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, यानी वर्क डन कितना किया वर्किंग सब्सटेंस ने, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ हीट and the amount of heat absorbed by it, amount of heat absorbed by it, ठीक है, इन दोनों का रेशियो यानी क्या होता है आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी ये होता है आपका हीट, ठीक है। अब यहां पर ईटा रेशियो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर में क्या आया बेटा, वर्क डन, ठीक है, और नीचे में क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका, हीट एब्सॉर्ब वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब, यानी W अपॉन QH, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना हीट एब्सॉर्ब किया
उसमें से कितना हीट का वर्क डन होगा। समझ में आया क्या? अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन कन्वर्टेड, फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्सॉर्ब कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब हीट एब्सॉर्ब में से कितना हीट ने क्या किया, वर्क डन। ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, हीट इंजन का एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग इंजन का एफिशिएंसी अलग अलग वे में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आप। ठीक है, पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी सबसे कम होता है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि ओनली अप टू 26% उसका एफिशिएंसी है, 100 में से सिर्फ 26%। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हीट इंजन में पेट्रोल इंजन जो है वो सिर्फ 26% एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, 26% उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, और बाकी हीट क्या होगी, लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होता है डीजल इंजन का। ठीक है, 42 से लेके 44%, ये पहले पैरामीटर्स दिए हुए थे। ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, आपके किताब में नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 42 से 44% तक आपका एफिशिएंसी होता है डीजल इंजन का। ठीक है, और इसीलिए ध्यान में रखना है, जितना भी हेवी लोड कैरियर्स होते हैं वो सारे के सारे डीजल इंजन होते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो फिर आप कहेंगे सर एरोप्लेन में पेट्रोल क्यों डालते हैं, वो अलग कंसेप्ट। तो आप कहेंगे कि वो इतना बड़ा है, मतलब वो हेवी है, इसलिए फिर डीजल क्यों नहीं डाला उसको। ठीक है, तो उसका एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, उसको नहीं सोचना। तो सर डीजल से भी ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? डीजल से भी ज्यादा एफिशिएंसी पेट्रोल और नाइट्रोजन के इसका मिक्सचर का होता है, जो हम एरोप्लेन में डालते हैं। बट इसमें लॉस भी ज्यादा होता है, क्योंकि इंजन में जो टरबाइन ब्लेड्स यूज होते हैं उसके साइज और पैरामीटर्स बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको इतना बता सकता हूँ। यस सर। मतलब पावर के केस में सबसे ज्यादा पावर जो डिलीवर करता है वो नाइट्रॉक्स फ्यूल होता है। ठीक है, और नाइट्रॉक्स फ्यूल जो होता है वो पेट्रोल और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, जो हम एरोप्लेन में एज ए फ्यूल डालते हैं। इट इज अ स्पेशल फ्यूल, बट वो पावर ज्यादा डिलीवर करता है क्योंकि एरोप्लेन को लिफ्ट करने के लिए ज्यादा पावर लगता है, बस वही। ठीक है, एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंगली, पावर के अकॉर्डिंगली लेंगे तो ज्यादा है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे जो है ये आपका एफिशिएंसी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है, वर्क डन भी जूल में होता है, और हीट जो होता है वो भी किस में होता है, जूल में। इसका मतलब एफिशिएंसी का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं होगा। नो यूनिट। तो एफिशिएंसी हैज नो यूनिट। ठीक है, एफिशिएंसी इज ए प्योर नंबर। ठीक है, एफिशिएंसी क्या रहेगा, प्योर नंबर रहेगा। नंबर। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ है पीवी डायग्राम। ठीक है, जनरल हीट इंजन के लिए आपको पीवी डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वो अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेशर है। ठीक है, और इस एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पे हम पॉइंट्स देंगे बेटा। ठीक है, ये ए पॉइंट, ठीक है, फिर यहां से ये बी पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले ए से बी की तरफ एरो होगा बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है सी, ये आपका सी पॉइंट, बी से सी। ठीक है, ये बी से सी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर सी से डी। ठीक है, ये सी से डी होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में ए से डी। ठीक है, ए से डी के तरफ यहाँ हुआ साइक्लिक प्रोसेस।
है Yes, साइकिल? sir. Yes, हाँ. sir. ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, और इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो है A to B, ये वाला जो इतना पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ बेटा A to B अपवर्ड जा रहा है बेटा। ठीक है, तो A to B फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? हीट गेन करता है। Heat absorbs. यहाँ पर A to B पार्ट आपको क्या शो कर रहा है बेटा? Heat absorbed by the working substance. AB पार्ट जो है ये क्या शो कर रहा है? हीट एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद में देखिए बेटा B to C आप जा रहे हो B to C, तो B to C जो है पहले हीट एब्जॉर्ब की, तो सबसे पहले क्या होता है? हीट रिजेक्ट होती कि वर्क डन होता है? Work done. आपको क्या दिखाएगा बेटा बताइए? Work done. Work done. ठीक है, क्योंकि पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न होने के बाद उससे गैस ही बननी, हाँ, तो वो वर्क डन करेगा। तो B to C क्या होगा बेटा? वर्क डन। अब वर्क डन होने के बाद में बाकी बची हुई हीट का क्या होता है? रिजेक्ट होती है। Reject होती है। Reject हो जाती है। पार्ट है C से लेके D, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये C से D ये जो पाथ है ये आपको क्या दिखा रहा है? Heat rejection. ठीक है, हाँ, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट है D से A। ठीक है, हाँ, तो D से A पार्ट में ये वर्क डन बाय द गैस था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? उल्टा, वर्क डन ऑन दी गैस। अब ये वर्क डन कैसा है? ये वर्क डन कहाँ से है? वर्क डन ऑन दी गैस। इसके लिए आपको डिटेल में वो इंजन पढ़ना होगा, बट वो आपका डिटेल है नहीं, तो ये सिर्फ आप अभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर एक पाथ का 10-10 पेज का एक्सप्लेनेशन। समझ में आए क्या? जब आप आईसी इंजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्यों निकाले गए। बहुत सारे साइकिल है, तो इस बार उन्होंने साइकिल भी इंक्लूड किए हैं। ये वाले जो साइकिल्स है ना, ये साइकिल इंक्लूड किए हैं। स्टर्लिंग साइकिल है, कार्नोट साइकिल्स है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वहां पे बताने ही वाला हूँ। ठीक है, हाँ, बट वो लास्ट सेक्शन है क्यों इसके बाद में। ये डायग्राम समझ में आया क्या? पीवी डायग्राम। Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, पीवी sir. रखना है। A to B heat absorption, B to C work done by the gas, C to D heat rejected by the gas। ठीक है, और ये जो है D to A work done on the gas। ठीक है, तो ये आपका पीवी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आपका ये से 4.8 जो पार्ट है ये अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 4.8 आपको क्लियर हो गया क्या बेटा? ठीक है, तो आज हमने एक बड़ा पार्ट यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, हीट इंजन हमारा हो चुका है। इसके बाद में हमको रेफ्रिजरेटर देख। ठीक है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, बट आपको किसी को भी ये नहीं पता होगा कि वो वर्क कैसे करता है। समझ में? हाँ, साइंटिफिकली आपको नहीं पता होगा कि वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कल रेफ्रिजरेटर शॉर्ट में कैसे वर्क करता है वो एनर्जी फ्लो डायग्राम से हमको जानना है। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हुआ तो कल हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद साइकिल। 3-4 बड़े टॉपिक्स बचे हुए, बाकी हमारा थर्मोडायनामिक्स ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, और ये पार्ट बड़ा इजी है बेटा, और थर्मोडायनामिक्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट और जेईई दोनों एग्जाम के लिए, इसीलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया? इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं। चलिए बेटा, कल मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir.
हम्म